नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो समाजशास्त्र को लेकर के आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, मगर जो हमारा इस चैनल का उद्देश्य एक अलग हट करके है, विषय के प्रति आपको सहज जानकारी, आपको विषय की अवधारणाओं के बारे में जो है आसानी से समझ में आ जाए, समझ बोध विकसित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। एक छोटी सी बात, इस शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। आपने देखा होगा कि जब आप साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब परीक्षा आती है तब एकदम से आपको परीक्षा कक्ष के अंदर एकदम से बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। पेपर देख करके हमें याद आता होगा और ये पढ़ा तो था मगर इसका उत्तर क्या है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। दूसरा, वही आदमी जब आप जो है कोई फिल्म देखने जाते हैं टाकीज़ के अंदर, केवल एक बार जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, मगर वो फिल्म आपको याद रहती है। उसकी कहानी आप अभी भी अगर हम कहें 5 पेज लिखिए तो लिख सकते हैं, मगर पिछले साल आपने क्या पढ़ा था उसके 5 पेज अगर लिखने को कहें तो नहीं लिख पाएंगे। कारण क्या है इसका? सीधा सा इसका एक पीछे कारण है कि इंसानी एक फितरत रहती है कि किसी भी चीज़ में अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप ज़बरदस्ती अगर कोई काम करते तो वो आपका काम पूरी तरह सफल नहीं होगा। अब यहाँ विषय के प्रति जो रुचि है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरा चैनल का उद्देश्य BA MA के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र को आसानी से समझने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, वो आसानी से समझ पाए। मेरा पिछले 22 सालों का पढ़ाई का अनुभव है और मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है क्लास के अंदर बच्चों को उदाहरण के द्वारा रोचक तरीके से मैं समझाऊँ। और अगर आप मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं तो मेरा दावा है कि आप न केवल विषय के प्रति, समाजशास्त्र विषय के प्रति आप आसानी से जो चीज़ आपको याद रहेगी, वो जैसे फिल्म को याद रहती है आपको हमेशा, वैसे ही मेरा पढ़ाई आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। शर्त यही है कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। दूसरा जो है इसमें मैंने जैसा कि बताया कि हमारा चैनल केवल BA MA के विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि जब वो कॉन्सेप्ट उनका याद रहेंगे, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी से चीज़ें, तो वो जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी वो ये सारी चीज़ें आती है और वो सहज तरीके से अपना करियर बनाने में योगदान कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर विषय से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो उस समय जो है आपको मेरे ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेंगे। फ़िलहाल अगर हम आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज से हम शुरुआत करें, यह मेरा पहला वीडियो है, इसमें हम शुरुआत करें सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण की पद्धतियाँ। ये एक पेपर चलता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसको बोलते हैं। ये पेपर BA के अंदर भी चलता है, BA में आमतौर पर सेकेंड ईयर के अंदर चलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में भी है। इसी तरह ये पेपर अगर आप समाजशास्त्र में MA करते हैं तब भी ये पेपर वहाँ चलता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पेपर, और एक और चीज़ इस विषय से, इस पेपर से संबंधित मैं आप लोगों को एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। समाजशास्त्र के जितने भी जो पेपर आते हैं, जितने भी विषय उनके अंदर जो अलग अलग पेपर है, उनमें सबसे अधिक जो नंबर अगर आपको आते हैं या सबसे अधिक स्कोरिंग जो पेपर है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर। मगर साथ ही इसके अंदर एक बात ये भी है कि जितना ये स्कोरिंग है उतना ही मुश्किल भी है पेपर। सबसे मुश्किल पेपरों में से ये पेपर गिना जाता है। कारण ये है कि ये गणित की तरह है। गणित में जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको सवाल आता है तो पूरे में से पूरे मार्क्स है, और अगर नहीं आता है तो 0 नंबर आएंगे। मगर ये पेपर आपको इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पेपर आगे भी आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो मैं आपको सहज बोध के रूप में इसमें समझाऊंगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है हम जो भी पढ़ाई करते हैं, मेरा एक तरीका रहता है पढ़ाने का कि जो हम पढ़ते हैं और विज्ञान की या पढ़ाई की अगर जो हमारे दिमाग की अगर हम बात करें तो अगर हम जब तक सवाल नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक उसका जो है उसमें आप लोगों को रुचि उत्पन्न नहीं होगी, जानकारी नहीं मिलेगी। तो किसी भी विषय की अगर शुरुआत करें तो उसका पहला तरीका है आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्यों हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो आपको पहला सवाल ये आना चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसका एक सीधा सा उत्तर ये है कि क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, मगर इसका
ये तो एक जवाब है ही, मगर इसका जो असली उत्तर है वो मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग जब बचपन से हमारी स्कूलिंग जब शुरू होती है तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर उन सवालों को जब हम पूछते हैं, पहले हम माँ बाप से पूछते हैं, फिर स्कूल में टीचर से पूछते हैं, तो ज़्यादातर होता क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर हमें इन सवालों को डाल दिया जाता है, क्या फालतू के सवाल पूछते हैं इस तरह, और तू तेरे काम से काम रख, सिलेबस का ध्यान रख, सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ना है। तो इस कारण से हम क्या कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है या क्यों जो हमारी प्रवृत्ति है वो बंद हो जाती है, हम जो है हम उसको स्वीकार करते हैं। मगर मेरा ये तरीका है कि हम हर चीज़ की शुरुआत पहले क्यों से करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो और 9th-10th के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हम पढ़ते हैं, सवाल उठता है हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे भारत में अंग्रेज़ों ने शासन किया या बाकी और लोग आए, फ्रांस का हमारे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल उठता है कि हम फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो आप वीडियो देखने के बाद इनबॉक्स के अंदर आप उसमें अपने, पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो मैं आपको उसके अंदर जवाब दूंगा। तो मेरी ये कोशिश है कि ये 2 वे प्रोसेस रहे, केवल एक तरफा नहीं रहे। बाकी जैसे यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि केवल एक तरफा संवाद रहता है, और कोई जैसे प्रवचन दे रहा है उस तरह सुन रहे हैं और आराम से ख़त्म हो रहा मामला। मेरा ऐसा नहीं है, मैं आपको रुचि के साथ आपको इंटरेस्ट उत्पन्न करूंगा, और उसमें आप जो है आप अगर आप सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि मुझे हर सवाल का जवाब आए, मगर हम कोशिश करेंगे मिल करके कि क्यों का जो है उत्तर ढूंढा जाए। और आज दुनिया में जितने भी जो अगर हम देखते हैं आविष्कार है या जो इतनी आज प्रगति है, वो इन क्यों के कारण से ही है। मान लीजिए न्यूटन जिस पेड़ के नीचे बैठा था, जिसे एप्पल नीचे गिरा, अगर वो ये सवाल उसके दिमाग में नहीं आता कि एप्पल क्यों गिरा, तो आज गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज नहीं होती। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं या क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल है। तो अब इसका मैं उत्तर आपको देता हूँ। सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण की पद्धतियाँ या रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे एक बहुत सीधा सा सहज कारण है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है या पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो समाज के लिए जो अलग अलग सरकारें योजनाएं बनाती, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है ना, जैसे गरीबों के है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए या और भी अलग अलग वर्ग होते हैं, उन सभी के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो योजनाएं बनती कैसे हैं। सरकार को क्या पता कि किस किस के लिए क्या क्या हमें करना है और किस तरीके से हमें वो चीज़ें लागू करनी है। तो उसका सीधा सा आसान तरीका होता है कि जो अनुसंधान करता होते हैं वो सामाजिक अनुसंधान करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, समाज के बारे में जानकारी लेते हैं कि कोई घटना है, सामाजिक घटना, वो क्यों हुई, उसके क्या कारण है और उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है। तो इस कारण से जो है हम सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण इसके हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, केवल सरकारें इसमें काम में नहीं लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका राजनीति में रुचि है तो चुनाव के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी के ऊपर अलग अलग न्यूज़ चैनल ओपिनियन पोल करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं। वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब सामाजिक अनुसंधान का ही तरीका है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना प्रचार करती, मार्केट के अंदर अलग अलग जो प्रचार के तरीके विज्ञापन बनाती है, तो उनको कैसे पता लगता है कि हमारा मार्केट कहाँ है, क्या है। तो ये कॉमर्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है। तो सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, केवल समाजशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि ये बाकी सभी विषयों के अंदर इसका अहम योगदान है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें तो ये जो किताब का नाम है, ये पेपर का नाम है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और अगर आप किताब खोल के देखेंगे तो किताबों के अंदर भी आपको पहला जो चैप्टर है वो मिलेगा सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, यानी सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएँ वो आएगी। मगर यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हम पहले ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं ये नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है, क्योंकि ये बेसिक शुरुआत है, ये चैप्टर है। आमतौर पर क्या होता है कि अलग अलग किताबों के अंदर या सभी किताबों के अंदर शुरुआत इसे देगी, मगर
आपको सहज तरीके से समझना है तो हम शुरुआत इसकी करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान या साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें SCIENCE साइंस, अगर अब आप देखिए साइंस शब्द सुनते ही, विज्ञान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर जो है प्रश्न आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक प्रैक्टिकल लैब बनी हुई है, उसके अंदर आप जानवरों को देख रहे हैं, काट रहे हैं, फूल पत्तियाँ देख रहे हैं, या केमिकल के बारे में प्रयोग कर रहे हैं, या फिजिक्स के इक्विपमेंट अब आप देख रहे हैं, तो वो विज्ञान हमारे दिमाग के अंदर आता। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा सब्जेक्ट भी बटे हुए हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो हम सोचते हैं कि जो साइंस फैकल्टी के अंदर जो सब्जेक्ट चलते हैं उनको हम विज्ञान कहते हैं, बाकी विज्ञान नहीं है। मगर ये हमारी गलत धारणा है। विज्ञान का मतलब किसी विशेष सामग्री से नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर हम अगर अणु परमाणु पढ़ेंगे या फूल पत्तियाँ या जानवरों के बारे में पढ़ेंगे वही विज्ञान है, ऐसा नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु का, घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। मेरी राइटिंग खराब है, थोड़ा सा मैं वापस बोल देता हूँ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। तो अब हम क्या, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर समाज का भी अगर हम क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। समाजशास्त्री में आपको इसके अंदर एक बात मैं बताऊँगा आपको कि ये आपको समझ में आ गया, विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब जो साइंस शब्द है, विज्ञान जो है साइंस शब्द का हिंदी अनुवाद है, और ये जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के किससे बना है, SCIENTIA। विज्ञान शब्द, साइंस शब्द SCIENTIA साइंटा इससे बना है, और इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, नॉलेज। तो सीधी सी बात है। और छोटा सा मैं आपको बता दूं, लैटिन भाषा, जैसे संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषा है, उसी तरह यूरोप की सबसे प्राचीन भाषा लैटिन भाषा है। और आज जैसे संस्कृत कहीं नहीं बोली जाती, वैसे लैटिन भाषा भी कहीं नहीं बोली जाती, मगर संस्कृत से जैसे बाकी भाषाएं बनी भारत की, उसी तरह लैटिन से यूरोप की जितनी भी भाषाएं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, ये सब भाषाएं, पोलिश भाषा हो, वो सब लैटिन भाषा से बनी है। तो यहाँ अब विज्ञान का विकास के बारे में इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी में देना चाहूँगा कि समाजशास्त्र के जो जनक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑगस्ट काम्ट। ऑगस्ट काम्ट ने ये मैं आपको छोटी सी जानकारी के रूप में दे रहा हूँ, अभी फ़िलहाल इसका उससे सीधा कोई संबंध नहीं है विज्ञान के बारे में, मगर फिर भी मैं आपको साधारण सी जानकारी दे रहा हूँ। ऑगस्ट काम्ट ने बताया कि बौद्धिक विकास यानी मानव का जो विकास हुआ वो 3 स्तर पे हुआ। 3 स्तर कौन कौन से स्तर हुए अगर हम बात करें, पहला स्तर था धार्मिक, दूसरा स्तर था तात्विक, और वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद इसको भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने तीसरी क्लास की किताबों से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि शुरुआत के अंदर मनुष्य जंगलों में रहता था, जो जानवर है उनको मार करके कच्चा खाता था, और इसी तरह जो है कपड़े नहीं थे तो जानवरों के खाल या पेड़ पौधे वो लपेटता था अपने पर, और धीरे धीरे सभ्यता का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और आज हम इस स्थिति में हम पहुँचे हैं। तो
ऑगस्ट काम कहता है कि पहला जो अवस्था थी वो थी धार्मिक अवस्था, यानी कि शुरुआती दौर के अंदर जो है इंसान कोई भी घटना होती थी तो वो उसको धर्म से इनसे जो है उसका कारण मानता है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, बिजली चमकी, तो वो उसको सीधी रूप से जो है उसकी व्याख्या उस आधार पर करता था। तात्विक का अंदर मतलब ये है कि अमूर्त यानी घटनाओं की व्याख्या वो अमूर्त आधार पर करने लगे, यानी कि उस दौरान बीच में उसके बाद धार्मिक युग के बाद एक ऐसा युग आया कि जो है जो भी घटनाएं हैं वो एक पराशक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है। धार्मिक के अंदर जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि शुरुआत के अंदर आप लोग को याद होगा जैसे इंद्र की पूजा बहुत पहले होती थी। आज आप लोगों ने देखा होगा इंद्र देवता की पूजा फिलहाल कहीं नहीं होती, न आपने कोई मंदिर देखा होगा। बाद में उसके बाद एक आया कि एक परम शक्ति है, परम ईश्वर है जो आज पूरी प्रकृति को संचालित कर रहा है, वो होगी तात्विक अवस्था। तीसरी हुई वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षात्मकवाद, यानी वैज्ञानिक युग का मतलब ये है कि जो घटनाएं हैं वो घटनाओं का हम कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो विश्लेषण करते हैं, यानी जो चीज़ें जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, उनका अध्ययन करना वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। और यहीं से जो है हमारा सारा चैप्टर इसे जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। अब हम बात करते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से अगर एक तरह से ये मान लीजिए कि हमारा जो है आज का जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक हमारी आम धारणा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम विज्ञान मानते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो मनुष्य की सभ्यता की बात करें तो मनुष्य शुरुआत से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। बाकी जानवरों और मनुष्य के अंदर एक बेसिक अंतर वो ये है कि मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है। वो हर चीज़ को, हर घटना को बारीकी से देखता है और वो देखता है कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये जो धीरे धीरे आज जो हम जिस युग में आए, जिस स्टेज पर आए, वो हमारी सोच की आधार पर आए और बाकी जो जानवर है वो अभी भी वैसे के वैसे रह गए। कारण ये कि उन्होंने सोचने की क्षमता नहीं थी, तो हम लोगों की क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति रही और जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण से ही हम आज इतना आगे बढ़ पाए। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो जब मनुष्य, आप कल्पना कीजिए जब जंगलों में रहता था जीने के लिए, उसके पास कोई साधन नहीं थे, तो उसके लिए दो चीज़ें थी, दो चुनौतियाँ थी। एक चुनौती थी भोजन की और दूसरी चुनौती थी सुरक्षा की। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि ये जो घटना है ये प्राकृतिक, यानी बारिश हो रही है, बारिश से कैसे बचे, सूखा पड़ गया उससे कैसे बचे, ठंड लग रही है उससे कैसे बचाव किया जाए। तो इन सब सारी जो चीज़ें हैं ये सब घटनाएं कौन सी है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, यानी प्रकृति से संबंधित जो घटनाएं हैं। तो मनुष्य ने क्या करा, सबसे पहले प्रकृति के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। यानी बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, अंधेरा होता तो क्यों होता है, उजाला होता तो क्यों होता है। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी शुरू में बताया था कि शुरुआत के अंदर मनुष्य जो है जानवरों को पकड़ के कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे उससे जो है आग का आविष्कार हुआ, फिर उन्होंने उसको मांस को पका के खाना शुरू किया। उसके बाद जो उन्होंने नदी किनारे खेती करना प्रारंभ किया, मकान बनाए। पहले खानाबदोश जीवन था, फिर एक जगह रहना शुरू किया उन्होंने। तो यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने सबसे पहले प्रकृति के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया। जब एक बार आदमी व्यवस्थित हो गया, एक व्यवस्थित स्तर पर आ गया, उसके बाद मनुष्य का जो ध्यान गया वो किसके ऊपर गया, सामाजिक घटनाओं पर, यानी समाज के ऊपर गया। सामाजिक घटना यानी समाज से संबंधित। एक छोटा सी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, भूखे पेट भजन होय न गोपाला, यानी कि पहली हमारी प्राथमिकता खाना है, सुरक्षा है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। छोटी सी बात, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपके पास आज खाना पीना नहीं है, आपको ज़िंदा रहने की दिक्कतें हैं, तब आप YouTube पे मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। सोशियोलॉजी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना वो आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है। पहली प्राथमिकता आपकी जिंदा रहना, सुरक्षा, भोजन, ये सारी चीज़ें। जब हम ये सारी चीज़ें आ जाती उसके बाद हम बाकी चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो इसी तरह विज्ञान का जो अगर हम बात करें तो पहले प्राकृतिक विज्ञान बना। प्राकृतिक विज्ञानों का अंदर जो प्रकृति से जो सीधे संबंध रखते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले विकास हुआ प्राकृतिक विज्ञान का, उसके बाद विकास हुआ सामाजिक विज्ञान का, यानी कि समाज के अंदर जो आर्थिक घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, ये जो सारी जो चीज़ें हैं
इनके बारे में जो है खोज प्रारंभ हुई। तो कहने का मतलब है कि जो है पहले विज्ञान किसे कहते हैं, वापस एक बार संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो विज्ञान है। विज्ञान के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनकी बात करते हैं वो आते हैं। सामाजिक विज्ञानों के अंदर हमारा जो है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये जो विषय है वो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल आप लोगों को एक जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हमने आज यहाँ करी है, विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम विज्ञान से संबंधित जुड़ी अगली जो चीज़ जुड़ी है वो है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में हम अगले अंक में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको आपके अपने दोस्तों के पास भेजेंगे उतना ही जो है मुझे सुविधा रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।